सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं सुप्रिया कश्यप और वरदान एचएस पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपकी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का 6th चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इसके 2 पार्ट्स मैंने आपको करवा भी दिए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लीज पहले उन्हें देख लीजिए, फिर आप इस पार्ट को देखिए, ताकि आपको इस पार्ट को समझने में आसानी हो। तो आइए अब बिना समय की बर्बादी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका आपातकाल के संदर्भ में विवाद। कि आपातकाल जब लगा हुआ था तो उस दौरान क्या क्या विवाद विवाद हुए। ओके। और इससे रिलेटेड, आपातकाल से रिलेटेड क्या क्या विवाद हुए। ओके। देखो, आपातकाल भारतीय राजनीति का विवादास्पद प्रकरण है। देखो, जैसे कि आप जानते हैं, भारत जो है विश्व का एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है। और इस लोकतांत्रिक देश में ये जो आपातकाल लगाया गया, ठीक है, ये आपातकाल हमारे लोकतंत्र पर एक काला धब्बा है। ओके। तो ये हमारा जो एक विवादास्पद, बहुत ही मतलब विवाद भरा ये टॉपिक है हमारी भारतीय राजनीति का। ओके। देखो, क्योंकि 1975 से पहले कभी भी भारत में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लागू नहीं हुआ था। ठीक है। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। ठीक है। लगभग 1975 में लगभग 30 साल हो गए थे। ठीक है। तो इन 30 सालों में कभी भी ऐसे आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लागू नहीं किया गया था। ठीक है। आपातकाल कभी लागू ही नहीं हुआ। ठीक है। 1975 से पहले। ओके। आपातकाल को लेकर कुछ लोगों का दृष्टिकोण सकारात्मक था। ठीक है। तो कुछ लोगों का नकारात्मक था। ठीक है। जो कांग्रेस के समर्थक थे, जो सपोर्टर्स थे, वो तो कहेंगे हाँ ठीक है भाई, अच्छी बात है, कुछ सोच कर ही लगाया होगा आपातकाल। लेकिन ज्यादातर लोगों का तो भैया नकारात्मक ही विचार था इसको लेकर के। ठीक है। नकारात्मक ही दृष्टिकोण था कि ये बहुत गलत, बहुत नाइंसाफी ये हो रही है आम जनता के साथ। ठीक है। हमारे देश के लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा ये खिलवाड़ हो रहा है। ओके। लेकिन अधिकांश लोगों का दृष्टिकोण नकारात्मक ही था। क्योंकि देखो, क्यों था नकारात्मक, नकारात्मक के भी रीजन थे। ठीक है। मौलिक अधिकारों का हनन हुआ। ठीक है। आप जानते हैं ना, अभी इस चैप्टर का 3rd पार्ट चल रहा है। तो आप जानते हैं कि मौलिक अधिकारों का हनन हुआ था आपातकाल में। ठीक है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था ठप हो गई थी। ठीक है। हमारे जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। ठीक है। और ये लोकतंत्र व्यवस्था जो थी, ये आपातकाल में पड़ गई थी एकदम ठप। क्यों? क्योंकि जो सारी शक्तियाँ जो थी, वो केंद्र सरकार के पास ट्रांसफर हो गई थी। और सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी की थी। ठीक है। इंदिरा गांधी के पास सारी शक्तियाँ ट्रांसफर हो गई थी। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारी हो गई थी ठप। ओके। लोगों का विस्थापन हुआ, मुख्य रूप से तुर्कमान गेट दिल्ली में। ठीक है। देखो, लोग आप जानते हैं कि दिल्ली में बहुत सारे अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए होते हैं। यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, कहीं कहीं से लोग यहाँ पर अपना जो है अ, नौकरी करने आए हुए होते हैं। ठीक है। नौकरी करने या फिर कोई और भी काम करने, रिक्शा चलाने या फिर मजदूरी करना, वॉटएवर, बहुत सारे काम है, कुछ काम करने आए हुए होते हैं। ठीक है। लेकिन आपातकाल में कैसा सीन था, जैसे अभी 4-5 साल पहले लॉकडाउन हुआ था ना, लॉकडाउन लगा था ना देश में, उसका तो कारण था, वो तो हमारी ही सेफ्टी के लिए, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए लगाया गया था। ठीक है। और उस समय लोग जो है अपनी ही इच्छा से घर में रह भी रहे थे कि कहीं भैया हमको कोरोना लग ना जाए। लेकिन आपातकाल में ऐसा नहीं था। आपातकाल में जबरदस्ती लोगों को घर में रखा गया था 18 महीने तक। ठीक है। हम तो 2-3 महीने में ही पागल हो गए थे, और जबकि वो हमारे हेल्थ का मैटर था। लेकिन जब तो कोई ऐसा कुछ नहीं था, हेल्थ का मैटर नहीं था, कुछ नहीं था, तब भी लोगों को उनके घर में जबरदस्ती बंद करवाया गया। ठीक है। तो लोगों का विस्थापन हुआ, लोग यहाँ से जो है, लोगों को विस्थापित होना पड़ा, लोग यहाँ से चले गए, अपना काम धंधा वगैरह सब छोड़ के अपने गांवों में जहाँ से भी वो आए थे, वो वापस उन्हें लौटना पड़ा। ठीक है। विस्थापन हुआ, और स्पेशली कहाँ से? तुर्कमान गेट दिल्ली से। ठीक है। और देखो, सीपीआई ने भी आपातकाल को गलत बताया था। ठीक है। सीपीआई कांग्रेस को सपोर्ट करने वाला दल है। ठीक है।
कांग्रेस को ये सपोर्ट करता है। ओके, तो ये पहले तो आपातकाल को ये सही बता रहे थे, ठीक है, पहले ये आपातकाल को ठीक बता रहे थे कि हाँ ये आपातकाल ठीक ही लगाया है, लेकिन धीरे धीरे जब इन्होंने ग्राउंड रियलिटी देखी तब ये भी कह रहे थे कि आपातकाल गलत है, ठीक है, लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है आपातकाल की आड़ में। ओके, फिर देखो जब आपका ये आपातकाल हट गया था, ठीक है, 1977 में हमारे देश के फिर छठे आम चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए हमारे छठे, तब जो है इंदिरा गांधी की कांग्रेस हार गई थी, ठीक है, तब फिर जनता पार्टी जीती थी, ठीक है, जनता पार्टी किसकी पार्टी थी? जो भी कांग्रेस के जो विरोधी नेता जो थे या विरोधी दल जो थे, उन सब ने मिलकर के एक पार्टी बनाई थी और उसका नाम था जनता पार्टी। और फिर उन चुनावों में जनता पार्टी जीती थी और जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1977 में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है शाह जांच आयोग। ठीक है, देखो मई 1977 में आपातकाल की जांच हेतु जनता पार्टी द्वारा गठित आयोग का नाम शाह जांच आयोग था। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ना कि जनता पार्टी की सरकार बनी थी फिर छठी लोकसभा में। ओके, तो ये जो आपातकाल की ना जांच इन्होंने करवाई कि देखो भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों लगाया था, तो इन्होंने इसके लिए कमीशन बिठाया, ठीक है, और उस कमीशन का नाम था शाह जांच आयोग। अब इसका नाम शाह जांच आयोग क्यों था? क्योंकि जो इसके अध्यक्ष थे ना, वो थे जेसी शाह, ठीक है, उनका नाम ये था, तो इसलिए इसका नाम, आयोग का नाम शाह जांच आयोग पड़ा। ठीक है, ये पहले जो है मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके थे देश के, सीजेआई, ठीक है, ये वो भी देश के रह चुके थे, इन्हीं को ही ये जांच का काम सौंपा गया था। ठीक है, इस आयोग द्वारा इंदिरा गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन इंदिरा गांधी ने सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, इस आयोग ने इंदिरा गांधी को बुलाया पूछताछ करने के लिए कि बताओ आप, सॉलिड रीजन बताओ कि आपने क्यों लगाया था आपातकाल, ठीक है, इसके पीछे क्या आपके कारण थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, अब इस चुप्पी का निष्कर्ष निकाला गया इस आयोग द्वारा कि आपातकाल का प्रयोग इंदिरा गांधी ने स्वयं के पद, ठीक है, कौन सा पद था इंदिरा गांधी का? प्रधानमंत्री थी ना इंदिरा गांधी, तो अपने प्रधानमंत्री के पद को बचाने के लिए किया था। ठीक है, इन्होंने अपने पद को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए आपातकाल का प्रयोग किया था। देश की एकता व अखंडता को कोई खतरा नहीं था, कोई भी अंदरूनी गड़बड़ी देश के अंदर नहीं थी, इन्होंने सिर्फ इसका प्रयोग अपने निजी स्वार्थ के लिए किया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ, या फिर ये कह लो कि आपातकाल के परिणाम। ये वैसे मैंने आपको पिछले पार्ट में पढ़ा दिया था, लेकिन अभी इसमें एक दो पॉइंट्स मैंने और ऐड किए हैं, तो आप वो भी एक बार देख लो। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि आपातकाल लगाते ही सबसे पहले विरोधी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। कितने थे? 676 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था ठीक लगते के साथ ही, सबसे पहले इन्हें धरा। ओके, और फिर दूसरा निवारक नजरबंदी लागू की गई। ठीक है, निवारक नजरबंदी मैंने आपको बताई थी कि मतलब जैसे कि सरकार को किसी व्यक्ति पर शक है कि ये अपराध कर सकता है, अपराध किया नहीं है उसने, पर शक है कि अपराध कर सकता है, तो उस शक के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये निवारक नजरबंदी लागू की गई थी और इस निवारक नजरबंदी के तहत 1,11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, 1,11,000। ओके, गिरफ्तार किए लोगों को पुलिस द्वारा कठोर यातनाएं दी गई। ठीक है, जो भी गिरफ्तार किए लोग थे, नेता थे, इनको टॉर्चर किया गया था। ठीक है, इनका टॉर्चर किया गया था पुलिस के द्वारा। ठीक है, चौथा, प्रेस सेंसरशिप लागू की गई। ये मैंने आपको पिछले पार्ट में पढ़ाया था इस चैप्टर के। ठीक है, प्रेस सेंसरशिप क्या होती है कि भाई जो भी न्यूज़ सरकार के खिलाफ आप अखबार में छाप रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कि ये जी खबर है, क्या हम छाप सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये लागू कर दी गई। ओके, और देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें, ये मैंने आपको पिछले पार्ट में नहीं बताया था। ओके, देखो 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किया गया था।
ठीक है, आपातकाल के दौरान 20 सूत्री यानी कि 20 प्रकार के कार्यक्रमों को लागू किया गया था। किसके लिए किया गया था? गरीबों के हितों के लिए इसको लागू किया गया था। इसके तहत क्या क्या किया गया था? भूमि सुधार किया गया था, प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी बढ़ाई गई थी, ठीक है, बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई थी, मजदूरों के पारिश्रमिक विचार इत्यादि, ये सब इसके तहत किया गया था। ठीक है, 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत ये सारी चीजें की गई थी। 20 तरह के कार्यक्रम लागू किए गए थे। किसके लिए किए गए थे? गरीबों के हितों के लिए। ठीक है, देखो छठा, सरकार द्वारा जबरन नसबंदी कराई गई थी। ठीक है, जबरदस्ती लोगों की पकड़ पकड़ के नसबंदी करवाई गई थी जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, जनसंख्या को नियंत्रण में लाने के लिए। ठीक है, कुछ लोग इस कारण से भी विस्थापित हो रहे थे। कुछ काम धंधा छूट गया था, इस वजह से तो विस्थापित हो ही रहे थे। लेकिन एक ये भी कारण था लोगों के विस्थापित होने का, क्योंकि जबरदस्ती लोगों की नसबंदी करवाई जा रही थी। ठीक है, और सातवां क्या हुआ? संजय गांधी द्वारा सरकारी कामकाज में दखल दी गई। अब आप कहेंगे संजय गांधी कौन थे? संजय गांधी थे इंदिरा गांधी के छोटे बेटे। ठीक है, और इनके पास, संजय गांधी के पास कोई भी सरकारी पद नहीं था। ये ना तो एमएलए थे, ना ही ये एमपी थे, ना ही ये कुछ थे, कुछ नहीं थे ये। तब भी सरकारी कामकाज में इन्होंने बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस की थी आपातकाल के दौरान। ओके, तो ये सारी चीजें हुई थी आपातकाल के समय पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है आपातकाल के सबक। ठीक है, देखो कि आपातकाल जो लगा, उससे फिर क्या भारत को क्या सबक मिले, भारत की जनता को क्या क्या सबक मिले। देखो, भारत से लोकतंत्र को हटा पाना मुश्किल है। ठीक है, एक तो ये बात साबित हो गई कि भारत से लोकतंत्र को हटा पाना मुश्किल है। 18 महीनों तक आपातकाल रहा था। ठीक है, 18 महीनों तक। लेकिन उसके बाद जब 1977 में चुनाव हुए, वो भी लोकतांत्रिक चुनाव थे। ठीक है, कोई वैसे चुनाव नहीं थे, एक तरफा कोई चुनाव नहीं थे, लोकतांत्रिक रूप से चुनाव हुए थे। ठीक है, तो इससे क्या प्रूफ होता है कि भारत से लोकतंत्र को हटा पाना मुश्किल है। ओके, फिर दूसरा सबक, अंदरूनी आपातकाल केवल सशस्त्र विद्रोह होने पर ही लगाया जाए। ठीक है, जो ये अंदरूनी गड़बड़ी के रीजन देकर जो आपातकाल लगाया गया था ना, ये आपातकाल अब नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, इस आपातकाल के बाद से ये रूल बना कि अब अंदरूनी गड़बड़ी के बिहाफ पर आपातकाल को नहीं लगाया जाएगा, केवल तभी लगा सकते हैं जब सशस्त्र विद्रोह हो जाए, या फिर बाहरी आक्रमण हो जाए, ठीक है, या फिर युद्ध हो जाए। इन 3 स्थितियों में ही अब आपातकाल लगाया जाएगा। अंदरूनी गड़बड़ी का रीजन दे करके आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तीसरा सबक, लोग नागरिक अधिकारों के प्रति सचेत हुए। ठीक है, अब आपातकाल से पहले जनता अपने मूल अधिकारों को लेकर, अपने मौलिक अधिकारों को लेकर इतनी ज्यादा जागरूक और सचेत नहीं थी। लेकिन आपातकाल के बाद लोग अपने अधिकारों को लेकर, अपने अधिकारों के प्रति काफी ज्यादा सचेत हुए। ठीक है, काफी अवेयर हुए अपने अधिकारों को, अपने राइट्स को लेकर के। ठीक है, आज के पार्ट में केवल इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स रह गए हों, तो आप मुझसे अभी कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, फिर बाद में भी आप मुझसे तसल्ली से सोशल मीडिया पर कांटेक्ट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपका डाउट एकदम क्लियर करवा दिया जाएगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और वरदान आईएचएस को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर लें। आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में। ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, वैसे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।